भौतिक राशि। देखिए फिजिकल क्वांटिटी, अपने को पढ़ना है भौतिक राशि, फिजिकल क्वांटिटी। भौतिक राशि किसको कहते हैं, इसको समझना होगा कि भौतिक राशि क्या है। भौतिक राशि क्या है इसको समझिए। तो अभी हम ये बता रहे हैं भौतिक राशि क्या है। देखिए, जिन राशियों का सही सही मापन किया जा सकता है उसे या उन्हें भौतिक राशि कहते हैं। ठीक, जैसे बल है, वेग है, द्रव्यमान है, लंबाई है, ठीक, त्वरण है, दाब है, ये सब भौतिक राशि हैं। जिन राशियों का वीडियो क्वालिटी बढ़ा देंगे जिसको धुंधला दिख रहा होगा। हाँ, क्वालिटी अपनी बढ़ा लेंगे। अगर धुंधला दिख रहा होगा तो क्वालिटी कितने में बढ़िया आ रहा है? 480 कर लेंगे। 480 कर लेंगे। क्वालिटी तो अच्छा दिख रहा है यहाँ मोबाइल में, या 360 है ना। तो क्वालिटी अगर बढ़िया नहीं दिखता है, क्वालिटी बढ़ा लेंगे। 480 में ठीक दिख रहा है, 360 में भी बढ़िया दिख रहा है, क्वालिटी अगर बढ़ाएं तो। जिन राशियों का सही सही मापन किया जा सकता है उन्हें भौतिक राशि कहते हैं, यानी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, तो मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, दो प्रकार का भौतिक राशि है। फिजिकल क्वांटिटी दो प्रकार के हैं, एक फंडामेंटल, एक डेरिवेटिव। ठीक, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि, याद हो गया होगा। भौतिक राशि माने जिनका सही सही मापन किया जा सके। जैसे हम बोल रहे हैं मन, मन, तो मन क्या, मन का मापन कर पाएंगे? विचार, विचार का मापन आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, तो ये भौतिक राशि नहीं। बल, हाँ बता सकते हैं बल कितना है, 5 न्यूटन, 3 न्यूटन। वेग बता सकते हैं 40 मीटर प्रति सेकंड। जिन राशियों का सही सही मापन आप कर सकते हैं उनको कहिए भौतिक राशि। अब भौतिक राशि में दो प्रकार, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न। ये देखिए लिखा है मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। कोई दिक्कत नहीं, हमको तो लगता है कोई दिक्कत नहीं। भौतिक राशि के एक लाइन में परिभाषा और दो प्रकार का भौतिक राशि याद कर लीजिए, मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो पहले हम समझते हैं मूल भौतिक राशि किसको कहेंगे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी किसको कहेंगे। हाँ, मूल भौतिक राशि किसको कहेंगे? ठीक, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है? ये 7 हैं, 7 मूल भौतिक राशि कैठो हैं, 7 याद कर लीजिए तुरंत। ठीक, YouTube चैनल पर अच्छे अच्छे टीचर हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया बेहतरीन पढ़ाते हैं। फिर भी उनसे भी हम अपना बेहतर इसलिए मानते हैं क्योंकि जैसे क्लास में बच्चों को पढ़ाना है, जैसे लिखाना है, सेम टू सेम वो लिख दिए हैं और उसी चीज़ को बता रहे हैं। तो न तो इसकी क्वालिटी लोअर है और न तो ऐसा होगा कि थोड़ा सा ज़्यादा स्टैंडर्ड हो गया कि हमारे पल्ले नहीं पड़ा, ये भी दिक्कत इसमें नहीं आती है। कापी में जैसे आपको लिखना है, यहाँ देवसर की कापी में, अपने विद्यालय की कापी में सेम टू सेम वही हम लिख दिए हैं बाकायदे, और वही भाषा शैली में बोल रहे हैं। तो पूरी दुनिया के लिए बहुत उपयोगी भले न हो उनके लिए, लेकिन अपने विद्यालय के लिए, अपने वातावरण के लिए इससे बेहतर हो ही नहीं सकता। तो स्वतंत्र होती हैं मूल भौतिक राशियां। कैसी हैं? स्वतंत्र हैं, अन्य फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती। तो देखिए परिभाषा कैसे बताएं मूल भौतिक राशि के। जो भौतिक राशियां दूसरे भौतिक राशि पर आश्रित नहीं हैं, जो भौतिक राशि दूसरी भौतिक राशि पर आश्रित नहीं है, जो भौतिक राशि पूर्णतः स्वतंत्र है,
उसको कहेंगे मूल भौतिक राशि, यानी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ठीक, स्वतंत्र भौतिक राशि। ये 7 हैं, 7। इनको याद करिए तुरंत, कोई ये नहीं कि बड़ा वहाँ लेक्चर सुन रहे हैं। पहला लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। 7 हो गए, गिन लीजिए। ठीक, तुरंत अभी आंख मूंद करके याद करिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। तत्काल 7 मूल भौतिक राशि हम बता दिए। इनके मतलब ये जो 7 मूल भौतिक राशि हैं, इनके जो मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। अब बताइए, मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7। और उनके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने हुए? 7। भौतिक राशि कितने हैं? 7। उनके मात्रक को क्या कहेंगे? मूल मात्रक। तो मूल मात्रक कितने हैं? 7। तो देखिए लिखा भी है, इनके जो मात्रक हैं उन्हें मूल मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक 7, यानी 7 मूल मात्रक होते हैं। ठीक, 7 मूल मात्रक होते हैं। अब देखिए, लंबाई का मूल मात्रक क्या है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। ठीक, तो देखिए, लंबाई का मीटर, द्रव्यमान के लिए केजी किलोग्राम, समय के लिए सेकंड, ताप के लिए केल्विन, विद्युत धारा के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता के लिए कैंडेला, पदार्थ की मात्रा के लिए मोल। देखिए, 7 भौतिक राशि के लिए 7 मात्रक बता दिए। ठीक, अब दूसरा आया व्युत्पन्न मात्रक, व्युत्पन्न भौतिक राशि। एक व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो देखिए, मूल मात्रकों के द्वारा जो भौतिक राशियां बनती हैं उनको कहते हैं व्युत्पन्न राशियां। क्या दिक्कत? नो प्रॉब्लम। मूल भौतिक राशियों से जो भौतिक राशियां बनती हैं उनको व्युत्पन्न राशियां कहते हैं। क्या प्रॉब्लम? कुछ नहीं। अच्छा, तो व्युत्पन्न राशि किनको कहते हैं? जो मूल राशि से बनती है। मूल भौतिक राशियों के मेल मिलाप से जो भौतिक राशि बनती है, मूल भौतिक राशियों के संयोग से जो भौतिक राशि बनती है उसको व्युत्पन्न राशि। अच्छा, व्युत्पन्न राशि के जो मात्रक है उनको कहिए व्युत्पन्न मात्रक। तो इनके मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। ये कितने हैं? नहीं कह सकते। मूल मात्रक हम बता दिए 7। अब कोई पूछेंगे यह मूल भौतिक राशि भी बता दिए 7। अब कहेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि बताइए, नहीं बता सकते, इनकी संख्या निश्चित नहीं है। ठीक, देखिए व्युत्पन्न, ये है व्युत्पन्न भौतिक राशि। क्षेत्रफल, आयतन, घनत्व, आपेक्षिक घनत्व, चाल या वेग, त्वरण, संवेग, बल। देखिए, इतने नहीं हैं, इतना हम अभी परिभाषा के लिए बता दिए, बाकी तमाम आएंगे। अभी ये नमूना दिखाए हैं कि व्युत्पन्न राशि किनको कहते हैं और इनके मात्रक क्या होते हैं। इसके लिए थोड़ा सा 7-8 ठो बता दिए। अब देखिए, क्षेत्रफल क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि। इसका मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई।
तो लंबाई को मीटर में, चौड़ाई को मीटर में, यानी मात्रक हो गया वर्ग मीटर, मीटर स्क्वायर। आयतन के लिए लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, यानी मीटर मीटर मीटर, 3 मीटर का गुणा करेंगे तो मीटर क्यूब। घनत्व के लिए देखिए क्या बनेगा, द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को काहे में बताएंगे, किलोग्राम। आयतन के लिए मीटर क्यूब। ये देखिए अगर एक ये याद है तो वही यहाँ आ गया, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। प्रति माने बटे, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। आपेक्षिक घनत्व, आपेक्षिक घनत्व को मतलब जानते हैं क्या होता है? जैसे हम कांच का अपेक्षिक घनत्व निकाल रहे हैं, कांच का अपेक्षिक घनत्व, तो यहाँ लिखेंगे कांच का घनत्व और नीचे लिखेंगे पानी का घनत्व। तो जो आएगा घनत्व, घनत्व कट गया, घनत्व घनत्व कट गया, कोई मात्रक नहीं, यानी अपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं। याद होता जाए, बिल्कुल याद करना। यहाँ स्क्रीन पर देखो और अपनी जुबान ओठ हिलाते रहो, हाँ, और एकदम पक्का याद हो जाए। अब सुविधा इसमें यह है यूट्यूब में कि इसको आप रोक करके भी बढ़िया उतारने के लिए भी उतार लेंगे। तो चाल या वेग, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी माने लंबाई बटे समय। लंबाई यानी मीटर, समय यानी सेकंड। मीटर प्रति सेकंड, इसको क्या पढ़ें, मीटर बटे सेकंड। क्या पढ़ें, मीटर बटे सेकंड या मीटर प्रति सेकंड, इसको पढ़िए। चाल का भी यही मात्रक है, मीटर प्रति सेकंड। वेग के लिए भी यही है। अब आ जा त्वरण। त्वरण माने वेग परिवर्तन बटे समय। अब वेग का क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा है वेग का, और समय का सेकंड। तो देखा सेकंड बटे में यहाँ भी है, बटे में यहाँ भी है, तो बटे में आ गया सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। तो क्या कहेंगे, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये त्वरण के लिए, ये सब याद होते जाए। अब ये संवेग है, संवेग। संवेग माने द्रव्यमान और वेग का गुणा। कोई पूछे कि संवेग किसे कहते हैं, है ना, तो बस बोल दीजिए ना, द्रव्यमान और वेग के गुणा को, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ठीक है, क्या कमी, परिभाषा ना है। द्रव्यमान माने किलोग्राम, इसको काहे में नापेंगे, द्रव्यमान किलोग्राम। और वेग का मात्रा क्या है, मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा है देखिए। वेग का मात्रा क्या लिखा, मीटर प्रति सेकंड। यानी ऊपर आप याद कर लिए तो नीचे अपने आप काम आसान हो जाता है। ठीक, तो द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम और वेग का मात्रा मीटर प्रति सेकंड। तो देखा उत्तर क्या आया, किलोग्राम गुणे मीटर बटे सेकंड। अब बटे से अगर सेकंड को ऊपर ले जाना चाहें तो ये देखा सेकंड इनवर्स। अभी बटे में सेकंड है, जब ऊपर लिखेंगे गुणे में सेकंड इनवर्स। अब पढ़ा भला, केजी, किलोग्राम, मीटर, सेकंड इनवर्स। ठीक, तो ऐसे याद हो जाएगा। बल देखा क्या है, ये बल, फोर्स, बल, बल यानी फोर्स। अब बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल, बल कोई पूछे बल किसे कहते हैं तो आप बोल दीजिए द्रव्यमान गुणे त्वरण। ठीक, अटेंडम कोई पूछे बल किसे कहते हैं तो बाकायदे परिभाषा थोड़ी हर समय आदमी बताएगा, द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान माने किलोग्राम और त्वरण माने मीटर और प्रति सेकंड। यहाँ -2 गलत लिख दिए, माइनस को हटा देते हैं, देखा माइनस यहाँ नहीं, क्योंकि ये बटे में लिखे हैं तो बटे में सेकंड स्क्वायर। हाँ, ये बटे अगर हटा देंगे आप, यहाँ गुणे कर देंगे, तब सेकंड पर -2 लिख सकते हैं। जब बटे में, अभी ये बटन में है
हाँ, तब इसको कहे आप माइनस भी लगाएंगे, बटे भी करेंगे, ऐसा तो नहीं है। तो किलोग्राम मीटर और प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, बिल्कुल सरल, कोई स्टैंडर्ड नहीं ना, कोई कृत्रिमता, है ना। पढ़ना है अपने को, जैसे समझ में आए वैसे समझना है। ये नहीं कि बड़ा हाई फाई तीन तूफान ऐसे ऐसे तमाम चीज़ें हैं। लेकिन क्या मतलब, हमको जो समझ में आए, या चाहे देहाती भाषा हो चाहे जैसे हो। मात्रक अब हम बताएंगे ना, मात्रक यानी यूनिट्स। अब आपको बताएंगे मात्रक। मात्रक क्या है? ठीक, तो मात्रक क्या है? तो देखिए ना, ये सब मात्रक है ना, है ये बल का मात्रक है। ये क्या है? बल का मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? जिनसे किसी भौतिक राशि का मापन किया जाता है। ऐसा यहाँ लिखे नहीं, हम थोड़ा दूसरे ढंग से लिख दिए। मात्रक किसे कहते हैं? जिनसे किसी भौतिक राशि का मापन करते हैं, वो है मात्रक। ठीक, लिख लेंगे तुरंत, किसी को मन पड़े तो तुरंत लिख देंगे। किसी भौतिक राशि का मात्रक, किसी भौतिक राशि का मापन जिससे किया जा सकता है, वो मात्रक। और परिभाषा हम इस तरह लिखे हैं, देखा, ये भी बड़ा अच्छा है अगर किसी को याद हो जाता है। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड निर्धारित करके भौतिक राशियों का मापन करते हैं, उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को मात्रक कहते हैं। याद कर ले, जुबान पर आ जाए, बड़ी अच्छी बात। एक रेफरेंस स्टैंडर्ड निर्धारित करके भौतिक राशियों का मापन करते हैं, उसी रेफरेंस स्टैंडर्ड को मात्रक कहते हैं। अब मात्रक की पद्धतियां हैं भाई, पद्धतियां, सिस्टम। मात्रक के लिए 4 प्रकार का सिस्टम है, 4 पद्धति है। तो कौन कौन याद कर जा तुरंत? ये पहले से छोटी कक्षाओं से सब याद है, लेकिन आदमी को हो गया दिग्भ्रमित है। पहला है CGS पद्धति, दूसरा है MKS पद्धति, तीसरा है FPS पद्धति, चौथा है SI पद्धति। देखिए कै पद्धति, रिपीट करा एक बार बढ़िया। CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI पद्धति। फिर रिपीट करा, CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI। अब देखा, CGS मतलब C माने सेंटीमीटर, और G माने ग्राम, और S माने सेकंड। यानी पहला पद्धति क्या है? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड पद्धति। MKS माने, M माने मीटर, और K माने किलोग्राम, S माने सेकंड, यानी मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति। F माने फीट, P माने पाउंड, और S माने सेकंड, फीट पाउंड सेकंड। ठीक, SI पद्धति अंतरराष्ट्रीय पद्धति, यानी इंटरनेशनल सिस्टम। I माने इंटरनेशनल और S माने सिस्टम ऑफ यूनिट्स, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, या अंतरराष्ट्रीय पद्धति, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति, ऐसे भी कहा जाए। SI पद्धति माने मात्रकों के लिए अंतरराष्ट्रीय पद्धति। लंबी दूरी मापने की विधियां, यानी यहाँ से सूरज तक की दूरी नापना है ना। तो कौन कौन विधि हैं जिनको हम अपना सकते हैं? तो देखा, पहला है परावर्तन विधि या प्रतिध्वनि विधि। परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन मेथड, इक्को मेथड। इक्को माने प्रतिध्वनि। जैसे हम बोलते हैं, पहाड़ पर जा कर के बोलते हैं, हाँ,
हल्लो, जोर से बोलेंगे हल्लो, तो उधर से हमारी आवाज़ उस पहाड़ी से टकरा कर फिर लौटेगी और हमारे कान में दोबारा पड़ेगी हल्लो। इसको कहते हैं इक्को, यानी प्रतिध्वनि, है ना। हम जो बोलते हैं वो आवाज़ सुनाई दिया, थोड़ी देर बाद वही आवाज़ दोबारा सुनाई देता है। क्यों? क्योंकि वो आवाज़ गया कहीं, सामने से कहीं से टकरा के पुनः लौटा तो फिर हमको सुनाई दिया। इसको कहते हैं प्रतिध्वनि। ठीक। और एक विधि है लंबन विधि, यानी पैरेलैक्स मेथड। एक है त्रिकोणमिति विधि, ट्रिग्नोमेट्रिकल, और अन्य विधि और भी हो सकती है, इतने थोड़ी। ठीक। तो पहले आप थोड़ा सा, इनको बहुत ज़्यादा अभी नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा थोड़ा प्रतिध्वनि विधि से लंबी दूरी का मापन कैसे करेंगे थोड़ा समझ। देखा, पहाड़ी की दूरी का पता लगा सकते हैं। जैसे अब कुछ दूर पर एक पहाड़ी दिख रही है, हमको नहीं पता कि ये वो पहाड़ी कितनी दूरी पर है, तो क्या करेंगे हम? देखा, यहाँ से हम पहले देखा, यहाँ से हम बोलेंगे और फिर आवाज़ हमारी जाएगी, उस पहाड़ी से टकराएगी, टकरा के लौटेगी, तो हमारी कान पर पुनः वो आवाज़ मिलेगी। तो हम पता लगाएंगे कि कितने सेकंड बाद हमारी आवाज़ हम दोबारा लौटी। ठीक। तो ध्वनि का वेग हमको मालूम रहेगा, तो दूरी का पता हो जाएगा। ध्वनि का वेग हमको मालूम है, कोई भी बता देगा, कौनो किताब से देख लेंगे कि आदमी की ध्वनि का वेग कितना होता है। ठीक, ध्वनि का वेग कितना होता है तो बता देंगे ऐसे। और आपको पता करना है कितने सेकंड बाद हमको आवाज़ सुनाई दी, तो वो समय आप थोड़ा सा घड़ी ओड़ी से पता कर लीजिए तुरंत। तो जब वेग पता है और समय पता है तो दूरी निकल आई, यानी काहे की दूरी की पहाड़ी कितनी दूरी पर है आप पता लगा सकते हैं। देखा, लिखे कहाँ हैं हम? पहाड़ी की दूरी का पता लगा सकते हैं। माना ए बिंदु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, ए दूरी से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, जैसे ए दूरी से ध्वनि उत्पन्न करते हैं। ठीक, तो ये वो फाइल नहीं खुला यार, वो रफ करने वाला, जैसे उसमें ये है का नोट। हाँ, हो रहा। हाँ, अच्छा, टाइम लेता है नेट। तो पहले इसको हाँ, देखो, जैसे ये है, ये देखिए, ये पेन है हमारा, पेन। ठीक, ये अपना पेन है। ठीक, ये है पेन, ये लीजिए। हाँ, ये है अपना ए बिंदु। ठीक, ये है ए बिंदु। अब यहाँ से, अब पहाड़ी हमारा मान लें यहाँ पर, तो आवाज़ ऐसे गई, ऐसे यहाँ कितना दूर, यक्स दूरी तक, और फिर वहाँ से टकरा करके आवाज़ फिर यहाँ पर हमारे कान पर पड़ी, यक्स दूरी गई और लौट के पुनः यक्स दूरी तक ध्वनि लौट के आई। और समय कितना लगा मान लें, टी सेकंड, टी सेकंड समय लगा। अब दूरी का पता लगा, पहाड़ी कितनी दूरी पर है, तो देखा पहाड़ी कितनी दूरी पर है, तो देखा जाना प्लस आना यानी 2x, जाना प्लस आना यानी 2x, और समय कितना लगा, t, समय कितना लगा, t। ठीक, अब देखा
नहीं, ये क्या निकाल रहे हैं? दू नहीं, चाल बराबर, ये तोहार है चाल, यानी ध्वनि की चाल। तो चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखा, समय के इधर गुणा कर दे तो हो गया VT, VT अब बराबर 2x, VT बराबर 2x। अब देखा x बराबर कितना है, तो x बराबर निकालेंगे तो मालूम कितना आया? VT बटे 2, यानी ध्वनि की चाल और गुणे समय, ध्वनि की चाल गुणे समय और बटे 2। देखा, ये पहाड़ी की दूरी निकल आई। x बराबर ध्वनि की चाल और कितने समय में आवाज़ वहाँ जाके लौट आया वो समय, गुणा करके 2 का भाग देंगे तो पहाड़ी की दूरी आपको पता हो जाएगी। ठीक, ये है प्रतिध्वनि का कमाल, ये है प्रतिध्वनि की कमाल। ठीक, तो प्रतिध्वनि देखा, पहाड़ी की दूरी का पता लगा सकते हैं। माना A बिंदु से ध्वनि उत्पन्न करते हैं, x दूरी पर पहाड़ी है, v वेग से वह पहाड़ी तक आवाज़ जाती है और वहाँ से परावर्तित होकर पुनः x दूरी चलती है तो हमारे पास आती है, और समय कितना लगा? t। तो देखा, सूत्र लगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना है? x जाना x आना, यानी 2x, चाल v, समय t। तो x बराबर ये 2 बटे में आ गए, v गुणे t बटे 2, ये हो गया। ठीक, तो यही पहाड़ी की दूरी है। देखा, अगर अपने को समझाना है, मान ले परीक्षा में आया, अगर परीक्षा में आया कि परावर्तन विधि से या प्रतिध्वनि विधि से दूरी, लंबी दूरी का मापन कैसे करते हैं, तो क्या ये हम नहीं लिख पाएंगे? है ना, पहाड़ी की दूरी का पता हम लगा सकते हैं। माना एक A बिंदु पर ध्वनि उत्पन्न होती है, x दूरी पर पहाड़ी है, v चाल से वो जाती है पहाड़ी तक और टकरा के पुनः x दूरी वापस आती है, x गई x आई, यानी दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी 2x, चाल v और समय t। तो कुल मिला के x बराबर ये वाला 2 बटे में ले आए तो v गुणे t बटा 2। देखा, ये लिखावट भी बहुत बड़ा नहीं है और कुल मिला के इतने में बात समझ में भी आ गई और सूत्र भी बढ़िया ब्यूटीफुली यहाँ पर प्रेजेंट कर दिए हैं। तो अब देखा, पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी का पता लगा सकते हैं। देखा, ये मालूम काहे के लिए है? ये लेजर द्वारा, लेजर सुने हैं, लेजर किरण। लेजर क्या होता है? लेजर से हम यहाँ से लेजर मारते हैं चंद्रमा पर, पृथ्वी पर न हम बैठे हैं, पृथ्वी पर बैठे हैं, यहाँ से हम लेजर मारेंगे चंद्रमा पर और वहाँ से लेजर, वहाँ से वो किरणें जो है चंद्रमा से टकरा के यहाँ पर आएंगी, तो हम ये देखेंगे कि कितने समय में यहाँ आई किरणें। ठीक, तो वही सूत्र लगा देंगे, x दूरी तक गए x आए, यानी दूरी 2x और चाल लेजर का हमको पता है, कहूँ किताब से देख लेंगे, समय देख लेंगे कितना समय लगा, तो चंद्रमा की दूरी इसी सूत्र से आ जाएगा। ठीक, देखा, थोड़ा सा इसको पहले लेजर का फुल फॉर्म यहाँ याद कर लेंगे, हमेशा काम लगेगा। यल माने लाइट, ए माने एम्प्लीफिकेशन, यस माने स्टिमुलेटेड और ई माने इमिशन, आर माने रेडिएशन, यानी लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। तुरंत लग जाए कि अभी याद करना है। लेजर माने लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड
इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक, तो लेजर किरणों को क्या करेंगे, पृथ्वी से x दूरी पर स्थित चंद्रमा तक c वेग से भेजते हैं। यानी लेजर किरण का वेग कितना कह दिए, c, प्रकाश के वेग के बराबर। तो चंद्रमा की दूरी कितना कह दिए, x, और लेजर यहाँ चंद्रमा की ओर जो जा रही है लौट के आएगी तो किस चाल से, किस वेग से, किस चाल से, c, और t समय में परावर्तित होकर कितना समय लगा, जाना आना दोनों मिला के t। तो देखा जाने का समय, जाते समय की दूरी x, फिर आया तो कितना x, तो कुल दूरी कितनी हो गई 2x। कुल दूरी जाना और आना कितना हो गया 2x, और चाल कितना है c, और समय कितना है t। ये अब देखा सूत्र लिखा, दूरी बराबर चाल गुणे समय, तो दूरी हो गया 2x, चाल कह दिए c, समय कह दिए t, तो x बराबर c गुणे t बटा 2, यानी x माने पृथ्वी से चंद्रमा की दूरी पता हो जाए। कितना बढ़िया तरीका है कि लेजर के द्वारा हम चंद्रमा की दूरी पता लगा लिए। ठीक, अब देखिए समुद्र के अंदर लड़ाकू पनडुब्बी पत्थर तली की गहराई का पता लगाने में सोनार तकनीकी का उपयोग करते हैं। ठीक, जैसे पनडुब्बी जहाज पानी के अंदर जा रही है, एकदम अंदर समुद्र में, और स्पीड से जा रही है, और सामने कोई चट्टान है और पता नहीं चल पाए तो जा करके भो से टकरा गए। चट्टान से जा करके पनडुब्बी एकदम लड़ गई तो मर जाएंगे जो उसमें बैठे होंगे। तो पता लगना चाहिए कि सामने कोई पत्थर तो नहीं है। ठीक, लड़ाकू या फिर दूसरी पनडुब्बी हमारे दुश्मन के उधर अंदर आ रहा हो समुद्र से और हमको न पता चले तो उसमें भी खतरा है। या गहराई कहीं पता लगाना है कि जहाँ हम अभी पानी के अंदर हैं तो कितना और नीचे जाएंगे तो तली में पहुँच जाएंगे। ये सब चीज़ अगर हमको पता करना है तो किसके द्वारा हम पता करेंगे, सोनार तकनीकी। सोनार माने सोनी नहीं है ना, सोनार तकनीकी है। तो देखा सोनार, तो यस और ओ माने इकट्ठा, यसो माने साउंड, और ना माने यन माने नेविगेशन। ठीक, नेविगेशन, और यन माने नेविगेशन, और ए माने एंड, और आर माने रेंजिंग। रेंज माने कि मतलब किस रेंज में है, किस दूरी पर है, उसको कहते हैं रेंज। तो देखा सोनार का मतलब क्या हो गया, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये फुल फॉर्म एकदम रटत रहेंगे, है ना, एक दूसरे से इसकी चर्चा करते रहेंगे। उठेंगे तो किसी से पूछेंगे कि यार सोनार का फुल फॉर्म बताओ, तो कोई बोलेगा, है ना, साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक, फिर चर्चा करो किसी से यार कि सोनार से क्या, सोनार का क्या उपयोग है इस तकनीक का, तो बता देंगे कि पनडुब्बी वाले गोताखोर लोग इसका उपयोग करते हैं। हाँ, पानी के अंदर कहाँ पर पत्थर चट्टान है, कहाँ पर दुश्मन का टोही पनडुब्बी वगैरह है, या समुद्र की गहराई कितनी है, ये सब सोनार तकनीक से जानकारी लेते हैं। सूत्र वही है, देखा है ना, x बराबर c गुणे t बटे 2। देखा, ठीक, तो ये इसमें जो है अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग होता है। यानी इसमें एक प्रकार का साउंड जो है हम छोड़ते हैं और सामने जाती है, चट्टान फट्टान अगर कहीं पर है तो वहाँ से टकरा कर वो साउंड लौट के यहाँ आती है। लेकिन वो ये साउंड नहीं है
जो हम लोग साधारण अपने कान से सुन लेंगे, है ना, ये अल्ट्रासोनिक साउंड है। ठीक, तो एक विशेष प्रकार का साउंड है। और देखा, युद्ध क्षेत्र में लड़ाकू विमान की स्थिति का पता लगाने के लिए राडार तकनीक का भी उपयोग करते हैं। देखिए, एक हम लेजर पढ़े, लेजर से चंद्रमा की दूरी निकाले थे। एक सोनार पढ़े, सोनार से समुद्र की गहराई नापे थे, पानी के अंदर की दूरी का पता लगाए थे। अब एक है राडार। तो राडार भी दुश्मन के जहाज वहाज का पता लगाते हैं। ठीक, जैसे पाकिस्तान वाला है ना, कोई जहाज लड़ाकू विमान उधर से बम लिए इधर भेज रहा है, तो हम लोग इधर से राडार से जो है उसको पकड़ लेंगे कि वो कहाँ पर है। ठीक, और अपना मिसाइल दाग देंगे स्वाहा। ठीक, युद्ध क्षेत्र में लड़ाकू विमान की स्थिति का पता लगाने के लिए राडार तकनीक का उपयोग होता है। अब राडार का मतलब का फुल फॉर्म देखा, राडार का मतलब क्या? रा माने हो गया रेडियो, और डी माने हो गया डिटेक्शन, ए माने हो गया एंड, आर माने हो गया रेंजिंग। द रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, यानी इसमें रेडियो तरंग का उपयोग करते हैं। इसमें जो किरण जाती है, जैसे सोनार में अल्ट्रासोनिक साउंड का उपयोग करते हैं, और राडार में जो है रेडियो तरंग, रेडियो विकिरण का उपयोग करते हैं। रेडियो विकिरण यहाँ से जाती है, सामने जो कोई चीज़ है उससे टकरा कर और लौटती है, तो यही सूत्र लगाते हैं कि आने जाने में कितना दूरी 2m, किस स्पीड से गया v, कितने समय में आ गया t, तो वो दूरी कितनी हुई जहाँ से वो टकरा के आया, उसकी दूरी v गुणे t मीटर। सूत्र वही है। देखा, अब v क्या है? v माने राडार का रेडियो तरंग का वेग है, तो इसको c भी हमको कहना चाहिए, c, क्योंकि ये प्रकाश का वेग है। तो से राडार किरणें जाती हैं, रेडियो किरणें जाती हैं, प्रकाश के स्पीड से चलेंगी और उसी स्पीड से लौटेंगी। तो कितना समय लगा वो, और किस चाल से गया आया वो, और ये कुल दूरी आने जाने का इसी सूत्र में रख दिए। अब बाबा कुछ छोटी लंबाई के मात्रक बताइए। देखा, छोटी छोटी लंबाई, जैसे परमाणु की त्रिज्या, किसी बैक्टीरिया की त्रिज्या, है ना, ऐसी चीज़ों को हम नापने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करते हैं? फर्मी, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, पिकोमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, सेंटीमीटर। सेंटीमीटर तो बड़ी चीज़ है। 1 सेंटीमीटर तो आप देखते हैं, है ना, बच्चों की उंगली की मोटाई जो है 1 सेंटीमीटर हो सकती है, तो ये तो बड़ी है ना। लेकिन ये बहुत छोटी छोटी लंबाइयाँ हैं। देखा, 10⁻15 मीटर, इसको कहेंगे 1 फर्मी, और 10⁻10 मीटर 1 एंगस्ट्रॉम, 10⁻9 मीटर 1 नैनोमीटर, 10⁻12 मीटर 1 पिकोमीटर, 10⁻3 मीटर 1 मिलीमीटर, 10⁻⁻6 मीटर 1 माइक्रोमीटर, 10⁻⁻2 मीटर 1 सेंटीमीटर। देखा, 10⁻⁻15 को हम लोग कहते हैं फर्मी, अब -10 पावर है तो इसको एंगस्ट्रॉम, 10⁻⁻9 है नैनो, 10⁻⁻12 पिको, और -3 मिली,
-6 माइक्रो, -2 सेंटी। ठीक आज कंप्लीट कर दीजिए। है। डाटा इसमें आज ये जिम को कंप्लीट कर दीजिए। क्या करें? आज कंप्लीट कर दीजिएगा। हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ तक अभी हम इतना तक करके और एक दिन में इतना बताए, इतना आप लोग आज का आज तैयार कर लीजिए, तब तो पढ़ने पढ़ाने की सार्थकता है। ठीक, हमारा प्रयास ये है कि आप घर बैठे किस तरह से कोई काम कर लेते हैं ये आदत में डालना। ठीक, जो तमाम दौड़ते भागते यहाँ वहाँ और काम कुछ नहीं,